क्या हो अगर किसी का देखा हुआ एक सपना एक पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री को जन्म दे दे। आज हम स्पर्म डोनेशन की इसी हैरान कर देने वाली दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान, बाजार और इंसान की बच्चे पैदा करने की गहरी इच्छा सब एक साथ मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 197 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक असाधारण कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो दुनिया भर के कई परिवारों को एक दूसरे से जोड़ती है। जरा सोचिए, 197 बच्चे जो दुनिया के अलग अलग कोनों में पल बढ़ रहे हैं, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन है। उनका बायोलॉजिकल पिता एक ही इंसान है। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक असली मामला है जिसने एक पूरी इंडस्ट्री की नींव हिलाकर रख दी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू तो ये है कि ये सभी बच्चे एक खतरनाक जेनेटिक म्यूटेशन के साथ पैदा हुए हैं। एक ऐसा म्यूटेशन जो उन्हें एक जानलेवा कैंसर के खतरे में डालता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? अब इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें चलना होगा डेनमार्क। आखिर कैसे ये छोटा सा स्कैंडिनेवियन देश दुनिया की स्पर्म कैपिटल बन गया? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े स्पर्म बैंक क्रायोस की कहानी शुरू होती है 1981 में। इसके फाउंडर ओले शू के एक अजीब से सपने से। उन्होंने सपने में देखा कि सैकड़ों जमे हुए शुक्राणु एक बर्फीले समंदर में तैर रहे हैं। इसी सपने ने उन्हें एक असली स्पर्म बैंक बनाने का आइडिया दिया। तो डेनमार्क में ऐसा क्या खास था? दरअसल यहाँ के कानून बहुत उदार हैं, खासकर डोनर की पहचान गुप्त रखने को लेकर। जहां ब्रिटेन जैसे देशों ने 2005 में ही इस गुमनामी को खत्म कर दिया, वहीं डेनमार्क का ये खुला रवैया डोनर्स और क्लाइंट्स दोनों को अपनी ओर खींचता रहा। और नतीजा ये हुआ कि क्रायोस जैसे डेनिश स्पर्म बैंक आज 100 से ज्यादा देशों में स्पर्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब उनकी पहुंच लगभग पूरी दुनिया में है। और हाँ, इसमें एक कल्चरल एंगल भी है। वाइकिंग स्पर्म का आइडिया, यानी लंबे, एथलेटिक, सुनहरे बालों वाले डोनर्स, अपने आप में एक प्रीमियम ब्रांड बन गया है जो दुनिया भर के क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचता है। तो आखिर ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है? मतलब जो लोग बच्चा चाहते हैं, उनके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा होता है? हैरानी की बात यह है कि ये काफी हद तक ऑनलाइन शॉपिंग जैसा बन गया है। एडिनबर्ग की मैरी का ये कहना अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। बायोलॉजिकल पेरेंट को चुनने की प्रक्रिया इतनी सीधी और एक तरह से लेन देन वाली हो गई है जैसे ऑनलाइन कोई सामान खरीदना। चलिए इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आप डोनर की प्रोफाइल देखते हैं, जिसमें उनकी तस्वीरें, आवाज के सैंपल और उनके बारे में बाकी जानकारी होती है। फिर आप अपनी पसंद के गुण चुनते हैं, उन्हें अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं और बस स्पर्म सीधे आपके फर्टिलिटी क्लिनिक में शिप कर दिया जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, यानी डोनर्स। उनकी क्या कहानी है? अक्सर ये यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं जो कुछ पैसे कमाने और साथ ही दूसरों की मदद करने के मकसद से डोनेट करते हैं। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली सच्चाई भी है। एक औसत डोनर से करीब 25 बच्चे पैदा हो सकते हैं और कुछ मामलों में तो ये संख्या 100 के भी पार चली जाती है। तो चलिए अब वापस घूमकर अपनी शुरुआती कहानी पर आते हैं और देखते हैं कि इस सिस्टम में मौजूद कमियां और रेगुलेशंस की खामियां कैसे इतनी खतरनाक सिचुएशन पैदा कर देती हैं। जरा इस केस के टाइमलाइन पर नजर डालिए। पूरे 17 साल, इतने लंबे समय तक ये डोनर स्पर्म डोनेट करता रहा और किसी को भी इस जेनेटिक गड़बड़ी का पता ही नहीं चला। और इसके नतीजे, कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का जोखिम। ये एक केस देखिए बेल्जियम का। यहां एक डोनर के लिए कानूनी सीमा 15 परिवार है, लेकिन इस मामले में एक ही डोनर का इस्तेमाल 38 परिवारों ने किया, जिससे 53 बच्चे पैदा हुए। यह साफ दिखाता है कि जब बाजार ग्लोबल हो तो देशों के अपने नियम कैसे धरे के धरे रह जाते हैं। तो असल में समस्या की जड़ क्या है? जड़ में है बाजार का एक बहुत बड़ा असंतुलन। स्पर्म की मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन अप्लाई करने वालों में से सिर्फ 1 से 2% लोग ही डोनर बन पाते हैं। इसी कमी की वजह से कुछ डोनर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है और यही चीज जोखिम को कई गुना बढ़ा देती है। तो अब इंडस्ट्री के काम करने के तरीके से आगे बढ़ के चलिए उन गहरे नैतिक सवालों पर बात करते हैं जो ये इंसानी गुणों को चुनने की आज़ादी के बारे में उठाती है। यूजेनिक्स, ये शब्द सुनते ही एक डरावना इतिहास सामने आता है। ये मानव आबादी को सुधारने के विचार से जुड़ा है जो अक्सर जबरदस्ती और भेदभाव पर आधारित होता था, जैसा कि नाजी जर्मनी में हुआ था। लेकिन आज की जो बहस है वो थोड़ी अलग है। देखिए,
पुराने यूजेनिक्स में सरकारें तय करती थीं कि समाज की भलाई के लिए क्या सही है। आज ये माता-पिता के व्यक्तिगत पसंद पर आधारित है। अब ये किसी की जबरदस्ती नहीं, बल्कि लोगों की अपनी इच्छा के बारे में है। इस नई सोच को समझने के लिए एक नया शब्द भी है, कंडीशनल पेरेंटेज। इसका सीधा सा मतलब है कि माता-पिता कुछ शर्तों या गुणों के आधार पर बच्चा पालने का फैसला करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। गोद लेने या जेनेटिक बीमारियों की जांच के समय हम पहले से ही कुछ हद तक ऐसा करते आए हैं। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं और समझते हैं कि एक बच्चे की व्यक्तिगत इच्छा दुनिया भर में चल रहे सामाजिक और जनसांख्यिकी ट्रेंड से कैसे जुड़ती है। पूरी दुनिया में फर्टिलिटी रेट्स गिर रहे हैं और इसके पीछे आर्थिक और सामाजिक दबाव एक बहुत बड़ी वजह है। UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक 38% भारतीय मानते हैं कि आर्थिक तंगी कम बच्चे पैदा करने का एक बड़ा कारण है और यही दबाव लोगों में अपनी प्रजनन क्षमता पर ज्यादा कंट्रोल पाने की इच्छा को बढ़ावा देता है। और संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट तो इस पूरी बहस को एक नया ही एंगल देती है। इसके अनुसार असली संकट आबादी का कम या ज्यादा होना नहीं है, बल्कि असली संकट ये है कि लोग अपनी मर्जी से जब चाहें तब परिवार नहीं बना पा रहे हैं। ये रिपोर्ट व्यक्तिगत आज़ादी पर जोर देती है। और यहीं हम इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर आ पहुंचते हैं। जब टेक्नोलॉजी हमें अपने बच्चों के जेनेटिक गुण चुनने की ताकत देती है, तो एक समाज के तौर पर हम वो सीमा कहाँ तय करेंगे? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, पर यह वो सवाल है जो हमारे आने वाले भविष्य को तय करेगा।